नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे पीजीटी हिंदी की। पीजीटी हिंदी का सिलेबस अगर आपके पास है तो आप इस हमारे वीडियो के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर हम लोग टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें से हिंदी अगर आपके पास सिलेबस है हिंदी पीजीटी की तो उसमें आप देखेंगे कि उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ, जिसमें से हम लोग का हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है सभी को डिटेल और विस्तार पूर्वक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर भी कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक आज चलेगा पांचवा टॉपिक यानी हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद। चलिए इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं, उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। इससे बनने वाले जितने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी साहित्य का इतिहास का पांचवा टॉपिक हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद को। चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने स्तर से तो आप मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि आने वाला समय निश्चित ही रूप से आपका होगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उपन्यास में नाम तथा तिथियों के अतिरिक्त सब बातें सच होती है और इतिहास में नामों तथा तिथियों के अतिरिक्त कुछ भी सच नहीं होता। उपन्यास के तत्व निम्नलिखित हैं। क्या क्या तत्व होना चाहिए उपन्यास में? कथा वस्तु, पात्र और उनका चित्रण, संवाद या कथोप उपकथन, वातावरण या देश काल का वर्णन, भाषा और शैली। उद्देश्य कथा वस्तु की अगर बात करें तो कथा वस्तु उपन्यास की पहली आवश्यकता है। एक कथा बहुत सी घटनाओं से मिलकर बनती है। यथार्थ अर्थात कथा में एक से अधिक घटनाएं होती हैं। उपन्यास में कथा के रूप में मनुष्य जीवन का चित्र होता है। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है पर वह संभाव्य होती है, असंभव नहीं। यह सत्य नहीं होती परंतु सत्य हो सकती है। कथा में द्वंद्व जीवन बहुत विस्तृत है, उसके अनेक रूप हैं, अतः उपन्यास की कथा किसी भी प्रकार की हो सकती है। उपन्यास की कथा का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से भी हो सकता है, धार्मिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन से भी और सामाजिक जीवन में भी। उपन्यास एक ऐसे मनुष्य की कथा है जो संघर्ष में लगा होता है। मनुष्य का यह संघर्ष प्रकृति से भी हो सकता है, जैसे हेमिंग्वे के उपन्यास सागर, और मनुष्य में समाज से भी हो सकता है, प्रेमचंद के उपन्यासों में, और अपने आप से भी हो सकता है, जैसे जैनेन्द्र के उपन्यास में। अतः उपन्यास की कथा में संघर्ष होता है। अगला है कथा के गुण। कथा में क्या क्या गुण होते हैं इसे भी जानना बहुत जरूरी होता है। उपन्यास की कथा की रचना करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। सारमेट साम ने उपन्यास की कथा के निम्नलिखित गुण माने हैं। कहानी क्रमबद्ध और विश्वसनीय होनी चाहिए। इसका आरंभ, मध्य और अंत होना चाहिए, और अंत आरंभ का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए, और वे केवल कथा को ही विकसित करने वाले नहीं होना चाहिए, अपितु कथा से ही उत्पन्न भी होने चाहिए। सफल कथा के लिए आवश्यक है कि उपन्यास की कथा संभव और विश्वसनीय हो। उपन्यास की कथा वस्तु सुगठित और सुविकसित हो। उपन्यास की कथा मौलिक हो। यथार्थवाद की अगर बात करें तो उपन्यास में काल्पनिक कथा के माध्यम से मानव जीवन का चित्रण होता है, पर यह काल्पनिक कथा सत्य के निकट होती है। उपन्यास का विकास रोमांस कथाओं से हुआ है। दोनों का अंतर यही है, रोमांस कथाओं की कथा सर्वथा काल्पनिक होती है और उस पर सहज ही विश्वास नहीं होता, पर उपन्यास की कथा काल्पनिक होते हुए भी सहज विश्वसनीय होती है। उपन्यास में यथार्थ का आधार अधिक ग्रहण होता है। महाकाव्य में भावना की प्रधानता होती है, पर उपन्यास में यथार्थ की। यदि उपन्यास को यथार्थ से अलग कर दिया जाए तो उपन्यास उपन्यास न रहकर
रोमांस कथा बन जाएगा। क्रम के अनुसार अगर कहा जाए तो एडविन म्यूर ने द स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल में उपन्यास की कथा की परिभाषा उसने द स्टोरी विच रिकॉर्ड ए सक्सेशन ऑफ इवेंट कथा जो कि घटनाओं का क्रमिक वर्णन करती है दी है। उपन्यास के लिए म्यूर यह आवश्यक मानता है कि इन एवरी नॉवेल थिंग्स मस्ट हैपन एंड इन ए सर्टेन ऑर्डर। प्रत्येक उपन्यास में वस्तुएं घटित होनी चाहिए और एक निश्चित क्रम में घटित होनी चाहिए। म्यूर के इन वाक्यों से कथा में क्रमबद्धता और गठन का महत्व स्पष्ट है। उपन्यास एक संगठित और सुविकसित रचना है, वह मानव जीवन में निरंतर विकास करता है, अतः उपन्यास की कथा में भी विकास आवश्यक है और यह विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होना चाहिए, मन माने ढंग से नहीं। रोचकता उपन्यास के लिए रोचकता आवश्यक है, यह उपन्यास की मुख्य शक्ति है और यही पाठक को उपन्यास तक लाती है, अतः उपन्यास की कथा का रोचक भी होना आवश्यक है। मनुष्य में जिज्ञासा वृत्ति सहज है, वह अज्ञात को जानने का सदा इच्छुक रहता है और प्रयत्न भी करता है। यदि उसे किसी प्रकार की आपत्ति की आशंका न हो तो यह जिज्ञासा ही मनुष्य के कौतूहल की भावना उत्पन्न करती है। जो उपन्यास मनुष्य की कौतूहल वृत्ति को जागृत कर देता है उसे मनुष्य रोचकता के साथ पढ़ता जाता है। अतः उपन्यास की कथा पाठक के मन की जिज्ञासा वृत्ति को जगाने वाली होनी चाहिए। मौलिकता की अगर बात करें तो अंत में उपन्यास की कथा को मौलिक होना चाहिए। मौलिकता का अर्थ संपूर्ण नवीनता नहीं है, संपूर्ण नवीनता बड़ी दुर्लभ वस्तु है और मौलिकता की इस कसौटी पर सभी ऐतिहासिक उपन्यास असफल हो जाएंगे। मौलिकता का अर्थ है प्रस्तुत करने की नवीनता। समस्याएं एक हो सकती है, वस्तु कथा वस्तु का मूल रूप भी एक हो सकता है, पर प्रत्येक लेखक का प्रस्तुतिकरण अवश्य नवीन होना चाहिए। पात्र और उनका चरित्र चित्रण की अगर बात करें तो उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है। उपन्यास की यह मूल विशेषता ही उपन्यास में पात्रों के महत्व को स्पष्ट कर देती है। बिना पात्रों के न तो उपन्यास की ही कल्पना की जा सकती है और न कथा की। पात्र मानव होने आवश्यक है क्योंकि उपन्यास मानव जीवन का चित्रण होता है। अगर बात करें पात्र भेद प्रवृत्तियाँ की तो उपन्यास के पात्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं। चरित्र की प्रवृत्तियाँ के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रेमचंद के पात्र प्रतिनिधि हैं, जैसे गोदान का नायक होरी भारत के समस्त किसानों का चित्रण है। ज्ञानेंद्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि मनोवैज्ञानिक कथाकारों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। उनके पात्र व्यक्तिगत हैं, वे किसी समूह या वर्ग या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बात करें अगर पात्र भेद और उसका विकास की तो विकास की दृष्टि से भी पात्रों के दो भेद किए जा सकते हैं। कुछ पात्र परिवर्तनशील होते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं, पर कुछ पात्र स्थित होते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वे सूर्य के समान उदय होने पर भी लाल रहते हैं और अस्त होते समय भी लाल ही रहते हैं। पात्र के भेद और स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव की दृष्टि से भी पात्रों के कुछ भेद किए जा सकते हैं। कुछ देव स्वभाव के होते हैं, बुराई उनको छूती नहीं, और कुछ दुष्ट स्वभाव के होते हैं, पर संसार के दोनों ही कोटियाँ दुर्लभ हैं। अधिकांशतः मिश्रित स्वभाव के व्यक्ति ही मिलते हैं। पत्थरों के नीचे भी शीतल जल की धारा बहती पाई जाती है। उपन्यास में पात्रों का चरित्र चित्रण चार प्रकार से किया जा सकता है। पहला है लेखक अपने पात्रों को स्वयं परिचय दे, पात्र स्वयं अपना परिचय प्रस्तुत करे, एक पात्र दूसरे पात्र का परिचय दे, पात्र के कार्यों से उसका चरित्र स्पष्ट हो। उपन्यास में चरित्र चित्रण के लिए अंतिम ढंग ही श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह विश्वसनीय और स्वाभाविक होता है। लेखक के अपनी ओर से किए गए वर्णन बोझिल और नीरस हो जाते हैं। पात्रों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए भी यह आवश्यक है कि लेखक अपनी ओर से
उनकी सीमाएं निश्चित नहीं करे, बल्कि उनके कार्यों के साथ चरित्र का क्रमशः उद्घाटन होता रहे। अगर बात करें मौलिकता का प्रश्न का, तो एक और प्रश्न पात्रों की मौलिकता का है। प्रसिद्ध उपन्यासकार सामर सेंट मास का इस विषय में कथन है कि प्रत्येक पात्र व्यक्तिक होना चाहिए। मौलिकता के स्थान पर वे व्यक्तिकता का प्रयोग करते हैं। इस विषय में उन्होंने लिखा है कि उपन्यास से यह आशा रखना कि बिल्कुल नवीन पात्र की रचना करे बहुत उचित है। उसकी विषय वस्तु मानव स्वभाव है, और यद्यपि मनुष्य के अनेक रूप और दशाएं हैं, पर ये रूप संख्या में असीमित नहीं है। और उपन्यास, कहानी, नाटक, महाकाव्य इतने अधिक समय से लिखे जा रहे हैं कि एक लेखक पूर्णतः नवीन पात्र की रचना कर सके। अतः जिस प्रकार कथा के प्रस्तुतिकरण का नवीन ढंग ही होना आवश्यक है, उसी प्रकार यही बात पात्रों के विषय में भी कही जा सकती है। अगर बात करें संवाद या कथोपकथन की, तो जिस प्रकार व्यवहार चरित्र से विकसित होना चाहिए, उसी प्रकार कथन में भी एक फैशनेबल स्त्री की तरह ही बात करनी चाहिए। और गलियों में घूमने वाले से उसी रूप में संवाद न तो विशृंखलित ही होनी चाहिए और न लेखक के लिए अपने विचार प्रकट करने के साधन। इन्हें पात्रों का चरित्र चित्रण करना चाहिए और कथा को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें संवाद के गुणों की, तो संवाद के गुण इस कथन के संवाद के विषय में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला गुण क्या है कि संवाद परस्पर संबंधित और क्रमबद्ध होने चाहिए। दूसरा है संवादों द्वारा लेखक को अपने विचार नहीं प्रकट करने चाहिए। तीसरा है संवाद पात्र के चरित्र के अनुसार होने चाहिए। स्वाभाविकता की दृष्टि से यह आवश्यक है। अगला है संवादों का कार्य पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करना और कथा को आगे बढ़ाना है। अगर हम बात करें देश काल का वर्णन की, तो देश काल वर्णन उपन्यास लिखते समय देश काल का वर्णन भी ध्यान रखना आवश्यक है। ऐतिहासिक उपन्यास में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। देश काल के विरुद्ध यदि कोई बात लिख जाती है, तो उपन्यास का सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार चित्र का प्रभाव सुंदर पृष्ठभूमि से बढ़ जाता है, उसी प्रकार उपन्यास का प्रभाव भी देशकाल के सुंदर वर्णन से बढ़ जाता है। आधुनिक युग में आंचलिकता के प्रचलन से वातावरण वर्णन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मनोविज्ञान के प्रचार के कारण उपन्यासों में मानसिक वातावरण का चित्रण भी किया जाने लगा है। अगर हम बात करें भाषा और शैली की, तो भाषा के विषय में संवादों पर विचार करते करते समय यह कहा जा चुका है कि संवाद पात्रों के अनुसार होने चाहिए। उसका स्वाभाविक अर्थ यह भी है कि भाषा का स्तर पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार होना चाहिए। भाषा विचारों का वाहन है, अतः भाषा में स्पष्टता और शक्ति का होना भी आवश्यक है। प्रवाहमयी भाषा उपन्यास के आकर्षण को और अधिक बढ़ा देती है, और क्लिष्ट भाषा उपन्यास के प्रभाव को कम कर देती है। उपन्यास की शैली में स्पष्ट और प्रभाव के साथ साथ मधुरता और शक्ति भी होनी चाहिए। उपन्यास मानव जीवन के विविध रूपों का चित्रण करता है, अतः शैली को विविध रूपा भी होनी चाहिए। अवसर के अनुकूल शैली में परिवर्तन आवश्यक है। अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य कुछ उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं, पर श्रेष्ठ उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उपन्यास रोचक और मन को रमाने वाला अवश्य होना चाहिए। पर यह उसकी सफलता सार्थकता नहीं है। श्रेष्ठ उपन्यास में कहीं कुछ उच्च वस्तु अवश्य होती है। यह उच्च वस्तु मानव जीवन का चित्रण भी हो सकती है और जीवन संदेश भी। पर उपन्यास में संदेश अप्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं। संदेश की प्रत्यक्षता उपन्यास की कलात्मकता को नष्ट कर देती है। उपसंहार की अगर बात करें, तो इस सब विवेचन के बाद भी यह एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपन्यास केवल एक प्रगतिशील कला है। आधुनिक समय में यह कला बहुत विकसित हो गई है। आधुनिक उपन्यास से इन सब बातों की मांग करना ठीक नहीं होगा। हेमिंग्वे के अनुसार अगर बात करें, सागर और मनुष्य में केवल इतनी सी कथा है कि एक बूढ़ा
नाव लेकर मछली पकड़ने जाता है, उसके कांटे में एक बड़ा शार्क फंस जाता है। दोनों एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न करते हैं और बुड्ढा सफल होकर वापस आ जाता है। अल्बर्ट कामू के उपन्यास पतन में कथा तत्व का और भी अभाव है। अगर बात करें, उसमें केवल एक व्यक्ति अपने जीवन के विषय में बतलाता रहता है कि आधुनिक उपन्यास में कथा और पात्रों का महत्व, इससे पहले देखेंगे यहाँ पर, उसमें केवल एक व्यक्ति अपने जीवन के विषय में बतलाता रहता है कि न्यूट हेम्सन का भूख नामक उपन्यास भी ऐसा ही है। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। न्यूट का हेम्सन का भूख जो है वो भी उपन्यास ऐसा ही था। तीनों ही उपन्यासकार नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आधुनिक उपन्यास में कथा और पात्रों का महत्व घट गया है। उसमें मनुष्य के कुछ ही क्षणों का ही चित्रण होता है और मानसिक द्वंद्व, पूर्व स्मृतियों, कुंठा एवं मनोदशा की प्रधानता होती है। उपन्यास के ये तत्व क्लासिक उपन्यास के लिए हैं, आधुनिक उपन्यास के लिए नहीं। इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास का ये 5वां टॉपिक हम लोग का कंप्लीट यानी पूर्ण होता है। ये 5वां टॉपिक जो हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद के बारे हम लोग जाने। हिंदी उपन्यास की जितने परंपराएं और यथार्थवाद, जो मुख्य रूप से बिंदुओं में जो हम लोगों ने ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर का आप हाइलाइटर देखते होंगे, ये सब मुख्य बिंदु हैं। इसे आप अवश्य दोबारा देखें। हो सके तो आप इन बिंदुओं को अपने नोटबुक में लिख लें और याद करें। आपका निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो का तब तक इंतज़ार करें।